हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 7 हमारे बेसिक प्रोसेसेस के। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे 2-3 वीडियोस के बाद कोई अमाउंट चार्ज करे, नहीं, यहाँ पे मिलती है एकदम फ्री एजुकेशन ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सब डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुका है बेसिक प्रोसेसेस का, और अब बारी है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के इस वीडियो में आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैंने इसे थोड़ा थियोरेटिकल रखा है ताकि आप आंसर फ्रेम कैसे करना है ये समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन 1। So students, question number 1 is what is the importance of gene expression? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि gene expression का क्या importance है and what are the steps involved in it? So students, सबसे पहले तो आप मुझे बताने वाले हो जीन एक्सप्रेशन क्या है। हमने देखा था व्हाट वाज सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा हमें क्या कहता था कि सबसे पहले हमारा जो डीएनए है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अमाउंट ऑफ जीन्स एंड देन वो जीन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू mRNA एंड देन वो mRNA कोड करता है प्रोटीन में। तो इन दी एंड हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब क्या है? दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो जो प्रोटीन्स है एंड प्रोडक्ट कैसे मिला हमें? हमें मिला डीएनए से। डीएनए से शुरू हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ इनटू mRNA, देन ट्रांसलेट हुआ इनटू प्रोटीन्स। तो इन दी एंड हमें क्या मिला? प्रोटीन। तो जब एक जीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइनली प्रोटीन, उसको कहते हैं हम जीन एक्सप्रेशन। तो हमारा जीन एक्सप्रेशन कितने स्टेप्स में हुआ? सबसे पहले हुआ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन हुआ ट्रांसलेशन। सो तो कितने स्टेप्स हुए? 2 स्टेप्स हुए हमारे जीन एक्सप्रेशन में। तो देख लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे हुआ। सो स्टूडेंट्स, जीन एक्सप्रेशन, हमें पता है कि ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। दिस इज माय क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये रहा मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कुछ पार्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अगर ये मेरा जीन है, ये मेरा जीन है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है डीएनए में। ये रहा मेरा डीएनए। तो मैंने इस जीन को लिया और मैंने इसे ट्रांसक्राइब करके, ठीक है, विच इज द प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। मैंने इसे ट्रांसक्राइब करके कन्वर्ट करा किसमें स्टूडेंट्स? mRNA में कन्वर्ट करा, mRNA, और सिंपल लैंग्वेज में RNA में कन्वर्ट करा। अब मैंने क्या करा? अब मैंने इसे ट्रांसलेट करा। क्या करा? ट्रांसलेट करा, और किस में बना दिया? फाइनली हमारा एंड प्रोडक्ट जो था प्रोटीन। जो क्या था? प्रोटीन। तो इन दी एंड मैंने इस डीएनए से जीन लेके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोटीन। तो क्या हुई? कितनी स्टेप्स हुई हमारी? स्टेप 1 ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप 2 ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है, स्टेप 1 ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। एंड ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारा जीन एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जीन को ट्रांसक्राइब करके कन्वर्ट करा इनटू आरएनए एंड देन आरएनए को ट्रांसलेट करा हमने इनटू प्रोटीन।
तो कन्वर्ट हो गया हमारा जीन इनटू प्रोटीन, तो यही तो है जीन एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? चलो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। So students, the biological information which is carried by DNA, हमारी biological information जो किस फॉर्म में है? DNA is the genetic material in our body. Segment for the expression of trait is called a gene. हमारे DNA में कुछ सेगमेंट हैं जो क्या है? हमारे ट्रेट्स को कैरी करते हैं, ठीक है। ये जो सेगमेंट्स हैं जो ट्रेट्स को कैरी करते हैं, इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जो ट्रेट्स कैरी करते हैं यही तो है हमारे जीन। क्लियर? ये रहे, ये डीएनए में कुछ सेगमेंट्स हैं जो कैरी क्या करते हैं? ट्रेट। सेगमेंट्स विच कैरी ट्रेट्स। इज दैट क्लियर? चलो, विच कैरी ट्रेट्स, और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जीन्स। इतना क्लियर है हमको? ओके। The gene expression is the way in which the genetic information in the form of linear sequence of nucleotide is converted into linear sequence of amino acid in a polynucleotide chain. Gene expression, अब बताओ ये क्या हुआ? मैं बताती हूँ। वापस से आते हैं हम इस स्लाइड पे। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, ठीक है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो हमारे को जो फाइनली mRNA मिला, ये क्या था? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एंड देन इस चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? अमाइनो एसिड्स में। किस में? अमाइनो एसिड्स में, जो किस में बने थे? हमारे प्रोटीन में। इज दैट क्लियर? तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसलेट करा इनटू अमाइनो एसिड विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो फाइनली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ली जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स थे, एंड देन उसको हमने अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करा, जो एंड प्रोडक्ट क्या मिला हमें? प्रोटीन का मिला। यही आपको बताना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब आ जाओ, जीन एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफर or to convert the nucleotides to amino acid. Without gene expression, क्या आप न्यूक्लियोटाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो यही तो ब्यूटी है स्टूडेंट्स, यही तो ब्यूटी है कि विदाउट जीन एक्सप्रेशन आप न्यूक्लियोटाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड जब तक अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे प्रोटीन्स नहीं आएगा, तो जीन एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। Clear? Now, the mechanism of gene expression is same in every organism from bacteria to humans. हमारे usually सारा ही mechanism same होता है। enzymes का difference आ सकता है, gene regulation में difference आ सकता है, but एक अगर हम outer shell में देखें तो usually bacteria so humans तक same ही होता है। There are 2 steps, अभी हमने समझा था। कौन सी है वो 2 स्टेप्स? वो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप नंबर 1, जिसमें हम डीएनए कन्वर्ट करते हैं इनटू मैसेंजर आरएनए। स्टेप नंबर 2 ट्रांसलेशन, जिसमें हम एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं हमारे प्रोटीन्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन इज दी, in this transcription the genetic information is transferred from DNA to RNA. Very good. DNA to mRNA. And translation, in this translation the information is transferred from messenger RNA to polypeptide chain. This unidirectional flow of genetic information is also known as central dogma. तो ये जो हमने समझा था डायग्राम, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेंट्रल डॉगमा। इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा। वेरी गुड। तो अभी तक हम सेंट्रल डॉगमा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना? थम्स अप फॉर इट। चलो लेट्स मूव आगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम अपने। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, गिवन एग्जांपल ऑफ लैक ओपेरॉन। अब आ जाओ,
अब हम आ रहे हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, क्योंकि मैम ने लैक ओपेरॉन बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरा वो लैक ओपेरॉन का वीडियो भी देख चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम अपने लैक ओपेरॉन पे। सबसे पहले हम देखते हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन स्टूडेंट्स, जीन रेगुलेशन अलग अलग होता है किसमें? हमारे प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन है, ये हमें पता है कि हमारा जीन का एक्सप्रेशन सेंट्रल डॉग्मा में होता है, लेकिन जीन का रेगुलेशन जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो सिर्फ एक ही लेवल पे होता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज के लेवल पे। कहाँ होता है? आरएनए पॉलीमरेज के लेवल पे। तो प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन सिर्फ एक लेवल पे होता है, लेकिन हमारे यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है। इस बात को बहुत अच्छे से गटान बांध के समझ लो कि यूकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन 4 लेवल में होता है, वेयर एज हमारे प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन सिर्फ एक ही लेवल पे होता है, वो है हमारे आरएनए पॉलीमरेज के लेवल पे। तो कौन से 4 लेवल पे हमारा यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होता है? जल्दी, कम ऑन, स्पीक अप विथ मी। सबसे पहला होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, जो क्या है? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। वेरी गुड। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। उसके बाद आ जाओ, तीसरा लेवल क्या होगा? अब हमने ट्रांसक्राइब कर दिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी कर दिए, अब क्या होगा? ट्रांसलेशन। वेरी गुड। तो आ जाते हैं ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा? पैकेजिंग। पोस्ट ट्रांसलेशनल पैकेजिंग वो कहां होती है? गोल्जी अपैरेटस में। वो कहां होगी? गोल्जी अपैरेटस में। तो फाइनली जीन का रेगुलेशन 4 लेवल्स में हो गया हमारे किसमें? यूकैरियोट्स में। और रही बात हमारे प्रोकैरियोट्स की, उन बेचारों का एक ही लेवल पे होता है, जो है आरएनए पॉलीमरेज के लेवल पे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं लैक ओपेरॉन पे। तो लैक ओपेरॉन क्या चीज है? इतना क्लियर है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो, अब मैम आती है लैक ओपेरॉन पे। तो लैक ओपेरॉन क्या है बच्चों? लैक ओपेरॉन, so lac operon cluster of genes which are present on the chromosomes। तो कौन से क्लस्टर है? क्लस्टर of genes which are present on chromosomes, which are present on chromosomes that helps in transcription। क्या बोला मैंने? कि they are cluster of genes which are present on chromosomes and help in transcription। Clear? Now cluster of genes में क्या आता है? There are 2 types of genes, regulatory genes and structural genes। जब ये structural and regulatory genes combine करते हैं तो ये मदद किस में करे? हमारे ट्रांसक्रिप्शन में। तो यही तो है लैक ओपेरॉन। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम which transcribe together।
क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है ये क्या हो सकते हैं? रेगुलेटरी जीन्स, रेगुलेटरी जीन्स, एंड दूसरे क्या हुए हमारे? स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या हुए? स्ट्रक्चरल जीन्स। अब बताओ रेगुलेटरी जीन्स क्या है? रेगुलेटरी जीन्स है हमारे P, लैक I एंड O। क्लियर? तो ये है हमारे रेगुलेटरी जीन्स। नाउ स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है? लैक Z, लैक Y एंड लैक A। तो Z, Y, A ये क्या है हमारे? स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं जो कहां प्रेजेंट है? हमारे क्रोमोसोम में, एंड देन दे ट्रांसक्राइब टुगेदर, दैट इज नोन एज लैक ओपेरॉन। वेरी सिंपल। तो cluster of genes which are present on the chromosome consist of two types of genes, regulatory genes and structural genes. Regulatory genes है हमारे promoter, lac I and operator. Now structural genes है lac Z, lac Y and lac A. Clear students? अब हम पढ़ते हैं इनकी फंक्शनिंग कि ये जो लैक ओपेरॉन है ये दो सिचुएशंस में होता है। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। दूसरी सिचुएशन है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो क्या मेजर डिफरेंस है कि जब लैक ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज रहता है एंड क्या डिफरेंस है जब इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रहता है? तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास एकदम थरो अंडरस्टैंडिंग हो लैक ओपेरॉन की। तो लैक ओपेरॉन मैं यहां लिख देती हूं। अब पहली सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स मेरी? इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो यहां लिख देते हैं इन एब्सेंस, ये रहा मेरा लैक ओपेरॉन। पहली सिचुएशन है लैक्टोज एब्सेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑफ मोड। और दूसरा क्या है हमारा? लैक्टोज प्रेजेंट, जिसको क्या कहते हैं हम? ऑन मोड। इतना क्लियर है आपको? चलो एक रेखा बना लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जीन्स के अरेंजमेंट पे। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यहां पे क्या होता है हमारा? प्रमोटर एरिया। फिर क्या आता है हमारा? लैक आई जीन। फिर क्या आता है हमारा? ऑपरेटर एरिया। यहां पे क्या आया? लैक जी। फिर क्या आया? लैक वाई। फिर क्या आया? लैक ए। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? इतना क्लियर है आपको? अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको अगर लैक ओपेरॉन का लेक्चर याद है तो लैक का जो प्रमोटर एरिया होता है, लैक ओपेरॉन का जो प्रमोटर एरिया होता है उसका काम क्या होता है? प्रमोटर एरिया का काम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाना। तो प्रमोटर एरिया ने क्या करा? फौरन आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा लिया। ये क्या है मेरा? आरएनए पॉलीमरेज। ये रहा मेरा आरएनए पॉलीमरेज। अब स्टूडेंट्स ये जो लैक आई जीन है, ये जो लैक आई जीन है ये बहुत झोल है। नाम है इसका इनहिबिटर। लैक आई स्टैंड्स फॉर लैक इनहिबिटर। बट ये होता क्या है? रेगुलेटर। क्या होता है? ये लैक आई का नाम है इनहिबिटर जीन, बट ये क्या होता है? ये होता है रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर। मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर हमें ठंड लगती है, ठीक है, हमें ठंड लगी तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है उस टाइम पे? कि बहुत ठंड है,
फैन को ऑफ करो, पंखे को बंद करो। तो हमारा रेगुलेशन क्या हुआ बॉडी का कि ठंड लग रही है, उसको बंद करो। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे स्विच बोर्ड के पास। स्विच बोर्ड क्या है? मेरा ऑपरेटर। तो मैंने उसको अपना भाव बताया, मैंने उसको अपने एक्सप्रेशन बताया कि मुझे ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए फैन। सिमिलरली ये जो रेगुलेटर जीन है ये क्या करता है? ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिस पे क्या होता है? एक और चीज आके बाइंड करती है। ठीक है, अभी के लिए याद करते हैं कि इस पे कुछ आके बाइंड करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो रेगुलेटर है इस पे कुछ आके बाइंड करेगा, लेकिन इस केस में हमारा जो केस है इसमें क्या है? इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो यहां पे कुछ बाइंड करेगा नहीं, यहां पे कुछ भी बाइंड नहीं करेगा, यहां पे कुछ भी बाइंड नहीं करेगा। तो ये जो सब्सटेंस है जो रेगुलेटर ने बनाया, ये क्या हो गया? ये हो गया वेला। अब ये वेला है तो ये क्या करेगा? ये फौरन भागा जाएगा ऑपरेटर के पास। कहां भाग जाएगा? ये ऑपरेटर के पास, क्योंकि भैया तुमने इसको वेला छोड़ दिया ना, तुमने इसको वेला छोड़ दिया, तुमने लैक्टोज दिया ही नहीं। तो ये क्या गया? ये भगता हुआ गया ऑपरेटर के पास और वहां जाके खड़ा हो गया कि अब तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अब ये रेगुलेटर जाके खड़ा हो गया ऑपरेटर के पास। तो मेरा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसने क्या करा? ये स्लाइड ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो खड़ा हुआ है ना ऐसे कि नहीं मैं तो तुझे स्लाइड नहीं करने दूंगा। तो यहां पे क्या होगा? देयर विल बी नो स्लाइडिंग। तो क्यों? क्योंकि यहां ऑपरेटर खड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड ही नहीं कर पा रहा। इस सिचुएशन में क्या होगा? देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? नो ट्रांसक्रिप्शन। देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग ही नहीं हो पाई, क्योंकि स्लाइडिंग ही नहीं हो पाई। और स्लाइडिंग क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सब्सटेंस को वेला छोड़ दिया ना आपने। सब्सटेंस यूजुअली बाइंड करता है लैक्टोज से, लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में आपने सब्सटेंस को वेला छोड़ दिया, तो ये सब्सटेंस जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से और ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को स्लाइड करने की। तो ना स्लाइडिंग होगी ना ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो लैक्टोज के एब्सेंट में देयर विल बी नो sliding and no transcription because regulator gene will go and bind to operator area। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? चलो अब आते हैं हम अपने सेकेंड सिचुएशन में, जो है इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्या है? इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। यहां बना लेते हैं हम अपने रेगुलेटरी जीन्स। यहां आ जाओ मेरे ZYA। क्लियर? अब आ जाओ प्रमोटर एरिया पे। क्या बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां आ जाता है मेरा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? मेरा आरएनए पॉलीमरेज। अब इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटर रिलीज करेगा एक सब्सटेंस। तो इनहिबिटर ने रिलीज करा एक सब्सटेंस, रिलीज कर दिया सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस से कौन बाइंड करेगा? इस सब्सटेंस से बाइंड करेगा हमारा लैक्टोज इन द फॉर्म ऑफ एलोलैक्टोज। यहां आ गया क्या? एलोलैक्टोज। क्या आ गया? एलोलैक्टोज। तो जब सब्सटेंस और एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम ये भी कह सकते हैं इनएक्टिव इनहिबिटर। कह सकते हैं ना, इनएक्टिव इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर को आपने इनएक्टिव कर दिया। अब वो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं करेगा, अब वो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिजी कर दिया, आपने उसको बिजी कर दिया, पकड़ के बैठ गए कि ना 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 तुझे मैं ऑपरेटर पे नहीं जाने दूंगा। तो यहां पे एलोलैक्टोज ने बाइंड कर दिया हमारे इनहिबिटर को, तो वो कैसा इनहिबिटर हो गया? इनएक्टिव इनहिबिटर हो गया। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ऑपरेटर पे कुछ नहीं है, तो ये इजीली ना 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 स्लाइड कर जाएगा।
क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और जब ये स्लाइड कर जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो लैक-जी क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो प्रोड्यूस हो गया बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक-वाई क्या प्रोड्यूस करेगा, परमिएज। तो यहां निकल गया मेरा परमिएज। और लैक-ए क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहां आ गया ट्रांस एसिटाइलेज। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों, क्योंकि स्लाइडिंग हो पाएगी। एंड क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये क्लियर है आपको कि लैक्टोज की प्रेजेंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैक्टोज की एब्सेंट में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्लियर, क्लियर है ना। चलो अब हम देख लेते हैं थोड़ी थ्योरी। नाउ द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाज स्टडीड इन बैक्टीरिया। सबसे पहले जीन रेगुलेशन कहां पढ़ा था हमने, बैक्टीरिया में पढ़ा था। नाउ इन प्रोकैरियोट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनली अरेंज्ड जीन्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स। हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही लेवल पे होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में कितने लेवल पे होता है, 4 लेवल पे होता है। नाउ इन बैक्टीरिया जीन्स इज क्लस्टर्ड एंड इज ऑफन ट्रांसक्राइब टुगेदर। तो ये क्या हो गया, ये किसकी डेफिनेशन है, क्या बोल रहे हैं, ये जीन क्लस्टर्ड है एंड ट्रांसक्राइब टुगेदर। तो ये है हमारा लैकोपेरॉन। क्या बोल रहे हैं ये, लैकोपेरॉन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लैकोपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लैकोपेरॉन in the presence of lactose it is an example of inducible operon। जब भी लैक्टोज होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऑन मोड होगा, और वो एग्जाम्पल किसका है, इंड्यूसिबल ओपरॉन का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे याद रखेंगे, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा तो किस मोड में होगा, ऑन मोड में होगा। क्लियर। इसको अच्छे से याद कर लो कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऑन मोड में होगा, एंड वो एग्जाम्पल किसका होगा, इंड्यूसिबल ओपरॉन। किसका एग्जाम्पल है, इंड्यूसिबल ओपरॉन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैकोपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपरॉन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नाउ लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो कौन से थे, ZYA। कौन से थे, ZYA। नाउ दीज जीन्स इनकोड 3 डिफरेंट प्रोटीन्स। लैक-जी क्या करता था हमारा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या करता था, बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक-वाई क्या कर रहा है, परमिएज। लैक-वाई क्या कोड कर रहा है, परमिएज। लैक-ए क्या कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो ये हो गया। नाउ देयर इज अ रेगुलेटर जीन्स ऑल्सो नोन एज लैक-आई, जिसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर gene, which is located upstream to the promoter area of lactoperon. It transcribed into small mRNA and then translated into repressor protein, which is known as regulator protein. हमें पता है कि जो इनहिबिटर है हमारा लैक-आई इनहिबिटर है, ये क्या करता है, ये रेगुलेटर जीन है। क्यों रेगुलेटर जीन है, क्यों, क्योंकि ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसपे जाके लैक्टोज ने बाइंड करा
तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर लैक्टोज ने बाइंड नहीं करा तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा और लैकोपेरॉन को नहीं फंक्शन करने देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तभी इसको लैक आई जो कहता है हमारा इनहिबिटर, इसका किसका एग्जांपल है ये? रेगुलेटर जीन का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, नाउ इन ई कोलाई व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, कह रहे हैं जब बैक्टीरियाज में लैक्टोज एब्सेंट होता है, द रिप्रेसर प्रोटीन इनकोडेड बाय लैक आई जीन इज एक्टिव एंड बाइंड टू लैकोपेरॉन। जब भी लैक्टोज एब्सेंट होगा, ये बहुत आसान है, लैक्टोज एब्सेंट, बस इतना याद रखो, लैक्टोज एब्सेंट, ये जो लैक आई है हमारा, ये क्या करेगा? ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा एंड नो ट्रांसक्रिप्शन, एंड नो ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? ये जाके क्या करेगा? ये लैक्टोज को जाके हमारे ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा एंड नो ट्रांसक्रिप्शन। और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ये लैक आई ऑपरेटर से नहीं, किससे बाइंड करेगा? एलोलैक्टोज से। किससे बाइंड करेगा? एलोलैक्टोज से, और ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर? और ट्रांसक्रिप्शन होगा। वेरी इजी। तो यही बोल रहे हैं, इन ई कोलाई व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, the repressor protein encoded by lac-I gene is active and bind to lactoperon. उसने जाके lactoperon से ऑपरेटर से बाइंड करा। Now this will block the binding of RNA polymerase and transcription will be prevented, मतलब no transcription, and the repressor binding as long as with operator there are no proteins made. जब तक कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं है तब तक प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, परमिएज नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। जब द लैकोपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज कैसा होगा? इंड्यूसेबल ओपेरॉन। कैसा होगा? इंड्यूसेबल ओपेरॉन। तो हमारे लैक्टोज की प्रेजेंस में लैकोपेरॉन कैसा होगा? इंड्यूसेबल ओपेरॉन। क्यों? क्योंकि वो एलोलैक्टोज से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और सारे तीनों के तीनों प्रोटीन्स बनेंगे, तीनों के तीनों प्रोटीन्स बनेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? है ना? समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़े। कूल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या है स्टूडेंट्स? What would be the effect of loss of all proteins from a cell on DNA replication? ये पूछ रहे हैं कि अगर आप प्रोटीन्स हटा दो डीएनए रेप्लिकेशन से तो क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रोटीन के हटाने से रेप्लिकेशन कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर प्रोटीन्स नहीं है तो कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा? ये जो हमारे हेलिकेस, परमिएज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब क्या है? एंजाइम्स। इनके बनने में भी तो प्रोटीन चाहिए। तो अगर प्रोटीन को ही डीएनए से हटा दोगे तो कैसे ही रेप्लिकेशन होगा? क्लियर? चलो, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स includes some enzymes and proteins which are DNA polymerase, primase, helicase, topoisomerase, single-stranded SVP जो हमने पढ़ा था, and DNA ligase. These proteins help in the process of replication. इन सब प्रोटीन्स जो एंजाइम्स बनते हैं, इनके विदाउट, इनके बिना रेप्लिकेशन हो पाएगा? नो, देयर विल बी नो रेप्लिकेशन, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेप्लिकेशन. It helps to separate the strands of DNA, then they code. They are very important role in replication. Now, when these proteins are lost, अगर आपने इन proteins को गायब कर दिया, इन proteins को हटा दिया DNA से, तो क्या होगा? There cannot be हमारा transcription, हमारा DNA का replication हो ही नहीं पाएगा. आपने proteins हटा दिया, हमने replication बंद कर दिया. Clear students? चलो,
द लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड, जब तक लैगिंग लीडिंग अलग नहीं होंगे उनको आप कैसे कोड करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करोगे। तो इन द एंड बेसिकली अगर आपने प्रोटीन हटा दिया तो कोई भी जीन एक्सप्रेशन या कह सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, इतने आसान क्वेश्चंस आ जाने चाहिए एनसीईआरटी में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अफेक्टेड बाय यूवी रेज। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे यूवी रेज, जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं, उनसे कैसे अफेक्ट हो सकता है। मतलब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो अफेक्ट आता है डीएनए पे, उसके बारे में पूछ रहे हैं। Now discuss the molecular basis of the type of mutation caused by this type of DNA का radiation and mechanism, और हमारी बॉडी कैसे उन्हें करेक्ट करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो टाइप का आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज्ड होता है। एक होता है एंडोजेनस, एक होता है एक्सोजेनस। एंडोजेनस मतलब क्या, हमारी बॉडी में ही म्यूटेशन हो गया, हमारी बॉडी में ही म्यूटेशन हो गया। एक्सोजेनस क्या होगा कि बाहर से कुछ आयोनाइजिंग एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, कोई भी हार्मफुल रेडिएशन आया एंड उसकी वजह से बेस पेयर्स में म्यूटेशन हुआ एंड देन उन्होंने म्यूटेशन कॉज करा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, सिंथेटिक बॉन्ड्स दैट कीप द डीएनए चेन टुगेदर, हमारी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएनए के चेन्स हैं। ठीक है, इतना हमें पता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएनए चेन्स हैं। अगर आप इन पे हार्मफुल रेडिएशंस दोगे, अगर आप इन पे हार्मफुल रेडिएशन दोगे तो ये एक थ्रेशोल्ड तक आपको स्टेबल, आपके साथ कह सकते हो, आपके साथ बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड से कई ज्यादा अमाउंट ऑफ हाई रेडिएशन आप हमारे बॉडी में या डीएनए में दोगे तो क्या होगा, ये जो लैग है इसके बीच में क्रैक्स आएंगे। ये क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स कोड करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो कि एक ब्रिक है, ठीक है, एक ब्रिक है, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके तोड़ा, कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, वो टूट जाएगा। तो उसी तरह से हमारा जो डीएनए एक सिंथेटिक बॉन्ड है, अगर आप इसको हार्मफुल रेडिएशंस दोगे तो ये एक थ्रेशोल्ड तक बेयर कर सकता है, उसके बियॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे एंड ये क्या करेंगे, ये अलग अलग कोड कर देंगे एंड म्यूटेशन कॉज कर देंगे। जो पेरेंट, जो आइडियल स्ट्रैंड बनना चाहिए वैसा तो नहीं बनेगा, इसके अलावा क्या होगा, कुछ अलग गड़बड़ वाला स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, नाउ एज सून एज आयोनाइजिंग रेडिएशन रीचेस देम, इट में एक्ट एज एन पीस, एक्स मार दिया आपने एक पीस ऑफ वुड पे एंड ऑब्लिटरेशन हो गया आपके डीएनए के सीक्वेंस में एंड देन वो डिस्पर्सिंग इफेक्ट होगा, उसमें हमारे चेंजेस कॉज होंगे, चेंजेस कॉज हुए तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स बनेंगे जैसे यूजुअली बनने चाहिए उससे अलग, और जब अलग जीन्स आएंगे तो अलग ट्रेट्स आएंगे, खराब फीचर्स आएंगे और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा उनकी वजह से। अगर ये एग सेल्स में हुआ, मतलब ये स्पर्म और ओवा में हुआ, तो क्या होगा, आपके ऑफस्प्रिंग्स में पास होगा ये म्यूटेशन। अगर सोमैटिक सेल्स में, चीक, टंग, लिप, इन सब में हुआ तो यहां पर आपके ऑफस्प्रिंग्स में पास नहीं होगा बिकॉज सोमैटिक हमारा म्यूटेशन है। लेकिन अगर म्यूटेशन कह सकते हो एग सेल्स में है, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब आपके ऑफस्प्रिंग में भी ये म्यूटेशन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नाउ अब आते हैं हम अपने एक एग्जाम्पल पे कि अगर हमारे डीएनए को हम कंपाउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन से, तो अगर कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन आया तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में हलचल मच जाएगी और उस हलचल से क्या होगा, ये डिस्टर्ब कर देंगे अपनी स्टेबिलिटी को। जब ये अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर देंगे तो ये इधर उधर भागने लगेंगे एंड ये भागने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो हमारा कंपाउंड है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, the above mentioned compounds are formed by binding of positively charged protons, negatively charged electrons when the ionizing radiation is present.
जब भी हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन दिया तब क्या होगा, इट फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट्स यूजुअल ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे हमारा आउटर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन दिया, इसने क्या करा, ये दूसरे ऑर्बिट में चला गया बाहर, तो यूजुअल ऑर्बिट से ये शिफ्ट क्या हो गया, आउटर ऑर्बिट पे, ठीक है, thus destabilizing the bond। इसने क्या करा, डिस्टेबलाइज कर दिया, इसने क्या करा, डिस्टेबलाइज कर दिया। और जब भी कोई चीज डिस्टेबलाइज कर दी तो क्या वो नॉर्मल रहेगी, हाँ, वो नॉर्मल नहीं रहेगी, रिजल्टिंग इन फ्री रेडिकल्स, फ्री। और ये जो फ्री रेडिकल्स है, अब ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास बहुत सारी वैलेंसी है बाइंड करने की, ये फ्री रेडिकल्स है। और यही फ्री रेडिकल्स जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हमारे हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। यही फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स को शो करेंगे। चलो, now liberated electrons will continue to slam through various particles creating further free radicals। अब ये क्या करेंगे, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, उसी तरह से फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, और फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, ये और फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और ये ऐसे कर करके बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, एंड ये मिलकर हार्मफुल इफेक्ट्स करेंगे, क्रिएटिंग फर्दर फ्री रेडिकल्स एंड मोर डिस्टेबलाइजेशन। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स उतना ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन, द एंड रिजल्ट बीइंग फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो फाइनली एंड में क्या होगा, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। तो एंड में फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एट दी सेल लेवल। अभी तक हम ऑर्गन लेवल पे नहीं, सेल लेवल पे ही। और ये जो सेल जब डिसफंक्शन हो जाती है तो ये कैसी कैंसर सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है, जो क्या होगा, लीथल हो जाएगा। अब बात सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन या हमारी बॉडी का स्टेबलाइजेशन खराब करने के लिए नहीं है, अब ये सेल की डेथ भी करवा सकते हैं, मतलब इतने हाई लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। जब ये सेल डेथ करा देंगे तो ये क्या कॉज करने लगेंगे, ट्यूमर कॉज करने लगेंगे, ठीक है, विच अल्टीमेटली डिस्टर्ब्स द बॉडी overall health and prosperity। while all happens quickly the consequence can take, मतलब यूजुअली ये जो फ्री रेडिकल्स हैं दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैनिफेस्ट। इसका मतलब कि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आज बॉडी में सेल का म्यूटेशन हुआ, कल हार्मफुल इफेक्ट्स आए, आयोनाइजेशन, कल हमारे फ्री रेडिकल्स बने और परसों हमारे सेल की डेथ होने लगी। हाँ, ऐसा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अब हाई एनर्जी रेडिएशंस जो होते हैं हमारी बॉडी में, सच एज containing ionizing radiation that even can kill DNA, since the rules are obliterated, the cells are unable to complete all of their life sustaining activities। आपने एक सेल को हाई आयोनाइजेशन रेडिएशन दे दिया, अब क्या होगा, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। एज पर्सन एक्सपोज टू अ लीथल डोज ऑफ रेडिएशन, for example, would succumb quickly as their framework begins to come up and shorten close। अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे आयोनाइजिंग रेडिएशन आ रही है तो इंसान बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे। लेकिन अगर एकदम हाई डोज ऑफ एनर्जी का रेडिएशन दे दिया आपने, एकदम बहुत ही हाई डोज ऑफ एनर्जी रेडिएशन दे दिया, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट भी डेथ हो सकती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन हम दे रहे हैं। तो मेन जो मेजर कॉज एंड कल्प्रिट है हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशन का, वो है फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो अपने शेल पे होते हैं, लेकिन हम उन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन देते हैं तो वो हिल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो हिल जाते हैं और वो अपनी आउटर शेल से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर वाली शेल में गए तो अब इनके पास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है, कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। तो जब ये आजाद हो जाते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। एंड ये फ्री रेडिकल्स डिस्टेबलाइज कर देंगे हमारे सेल के स्ट्रक्चर को, और जब ये डिस्टेबलाइज कर देंगे तो इनके पास कैपेसिटी होती है और भी सेल्स को डिस्टेबलाइज करने की। तो मिलके इन्होंने क्या कॉज कर दिया, डिसरप्शन कॉज कर दिया हमारी सेल में।
सेल से क्या हुआ, धीरे धीरे बॉडी के लेवल या ऑर्गन के लेवल पे आने लगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब हमारी बॉडी का सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज क्या है? यूजुअली डीएनए डैमेज अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है, एक्स रेज हो सकता है, गामा रेज हो सकता है। तो डीएनए आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अटैक्ड बाय जीनोटॉक्सिक एजेंट्स। हम यूजुअली जो हम सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वैसे ही हम हर रोज एक नॉर्मल लेवल ऑफ जीनोटॉक्सिक एजेंट से एक्सपोज होते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल बेरेबल डोज है। हम उसकी बियॉन्ड अगर लीथल डोज में एक्सपोज हो गए तो दैट लीथल डोज विल कॉज द डीएनए डैमेज इन आवर बॉडी। ठीक है, विच कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। DNA lesions have capacity to block their genomic replication and transcription, which can cause mutation and double strand break. हमारी बॉडी में ऐसा छोटा मोटा डीएनए रिपेयर कर तो ऐसे ही हो जाता है, हम ब्लॉक कर देते हैं डीएनए म्यूटेशंस को और फर्दर नहीं बढ़ने देते। जब भी लीथल डोज होता है उस टाइप का के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए वो चेंजेस कॉज कर सकता है। ऐसे छोटे मोटे जो रिपेयर्स हैं वो तो हम डेली बेसिस में करते रहते हैं। Source of DNA damage are broadly classified into two categories, endogenous and exogenous. Now, endogenous source नाम में लिखा है endogenous source, ठीक है। endogenous source मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा है। Now, mutation acquired over a certain time span can cause genomic instability, and endogenous source contributes a lot to mutations. Endogenous source of DNA damage are some reactive ऑक्सीजन स्पीशीज, हमारी खुद ही की बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विच प्रोड्यूस बाय यूजुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये जो यूजुअल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इनके दौरान ही कभी कभी कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एंडोजेनसली, मतलब देयर इज नो आयोनाइजिंग रेडिएशन, कोई कोई बाहर से रेडिएशन नहीं आ रही, ये हमारी बॉडी खुद ही फ्री रेडिकल्स बना रही है जो हार्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द टू मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स आर इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एक्सोजेनस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अब एंडोजेनस में क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या करा, हमारी बॉडी ने खुद ही में ही हमारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करे, ऑक्सीजन रेडिकल्स, जिसने क्या करा, हमारे रेडिएशन को, हमारे जो स्टेबिलिटी है सेल की, उसको हार्म करा। अब नाउ विच आर प्रोड्यूस बाय यूजुअल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, द टू मोस्ट कॉमन सोर्सेज आर डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स, यूजुअली डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स के टाइम पे, या इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की वजह से खुद ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, या डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे रेडिकल्स रिलीज हो जाते हैं, उस टाइम पे जब जीनोटॉक्सिक एरर्स बनते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही में ही रिपेयर करती है। मतलब एंडोजेनस मतलब बॉडी के अंदर ही हमारे वो हो रहे हैं, कोई बाहर से सब्सटेंस नहीं आ रहा। वेयरएज एक्सोजेनस में क्या हो रहा है, हम बाहर से एक एजेंट दे रहे हैं टू कॉज द एरर। Exogenous of source of DNA damage, one can find the exogenous source. यहाँ पे आपके पास exogenous source है जो DNA का damage cause कर रहा है। Now the UV radiation is from the sun, ionizing radiation is from the space. ठीक है, radioisotopes on the earth which can occur naturally. Certain chemicals also cause such as hydrogen peroxide, vinyl chloride, all exogenous source can cause DNA damage. ये सब क्या कर सकते हैं, डीएनए का डैमेज कॉज कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कैसा है, हमारी बॉडी लड़ती कैसे है, तो हमारी बॉडी का जो डीएनए रिपेयर है इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन विच आर डिफरेंट लेंथ एंड टाइम स्केल्स। मतलब हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली रिपेयर हो जाए, देयर इज डिफरेंट टाइम स्केल्स, हर टाइम पे एक ऑप्शन आता है एंड देन हर टाइम पे एक रिपेयर पॉसिबल होता है। Now, the mRNA complex is first repair protein that arrives at the DNA nick. जैसे ही उसको दिखता है कोई डीएनए का डैमेज, mRNA कॉम्प्लेक्स आता है डीएनए के निक पे। Now this mRNA is made up of 3, ये जो mRNA है ये क्या है, ये 3 डिफरेंट प्रोटीन से बना है, जो है RAD50, MRE11 एंड NBS11। तो ये किससे बना है, ये बना है RAD50,
MRE11 एंड NBS11 से। क्लियर? तो इन तीन चीजों से मिलके क्या बना है हमारा mRN कॉम्प्लेक्स, जो जैसे ही उसको डीएनए का डैमेज दिखता है वो डीएनए के निक पे पहुंच जाता है एंड वो पहुंच के अपना रिपेयर शुरू कर देता है। नाउ दीज प्रोटीन्स इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ नॉन होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। तो ये क्या करते हैं, नॉन होमो, जैसे ही डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब फोटो रिएक्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर। फोटो रिएक्टिवेशन नाम में लिखा है कि एनर्जीज या फोटोन से इंड्यूस जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आए उसको रीएक्टिवेट करना। नाउ अनदर टर्म इज फॉर डायरेक्ट रिपेयर एंड ओनली रिपेयर्स द पायरिमिडीन डाइमर्स। हमारी बॉडी में पायरिमिडीन डाइमर्स को ये डायरेक्टली आके रिपेयर कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट रिपेयर भी बोल सकते हैं। विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और जो क्या होते हैं, ये पायरिमिडीन्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डीएनए के डबल हेलिक्स में। उसी को ही ये ठीक करके उसी को इमीडिएटली डायरेक्टली रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटो रिएक्टिवेशन या डायरेक्ट रिपेयर। जो पायरिमिडीन डाइमर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ये डायरेक्टली आके उसे रिपेयर कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर भी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं अनडैमेज डीएनए को रिपेयर करने का मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा जो डीएनए का टेम्पलेट सिंथेसाइज नहीं हुआ, जो डैमेज है उसको रीसिंथेसाइज कराना। मतलब जो भी डीएनए का रिपेयर, जो भी डीएनए का स्ट्रैंड डैमेज्ड है उसको हमने रीसिंथेसाइज करा दिया, वापस से स्टार्टिंग से उसे बना लिया। तो इससे हमने क्या करा कि जो खराब वाला पार्ट था उसको हटा के हमने एक नया टेम्पलेट से वापस रीसिंथेसाइज कर दिया, तो वापस से हमारी फंक्शनिंग नॉर्मल हो गई। तो here the template of an undamaged DNA single strand is used to finish the resynthesis of damaged DNA। जो भी टेम्पलेट अनयूज्ड है उसको यूज करके हमने वापस सिंथेसाइज कर दिया, और जो डीएनए का रिपेयर जो खराब वाला था उसको हटा के दूसरा नया सिंथेसाइज कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में हमने वापस से रिकॉम्बिनेशन कर दिया, वापस से जो खराब चीज थी उसको वापस से रीसिंथेसाइज कर दिया। अब एसओएस कब यूज करते हैं, इमरजेंसी में। तो एसओएस रिपेयर कब होगा, जब भी इमरजेंसी होगी हमारी बॉडी में। नाउ दिस डीएनए रिपेयर अकर्स व्हेन द सेल्स आर इन अ क्रिटिकल कंडीशन। मतलब जब भी क्रिटिकल, एकदम हमारी बॉडी में क्रिटिकल डीएनए डैमेज है, क्रिटिकल डीएनए डैमेज है, उस पॉइंट पे आएगा हमारा एसओएस रिपेयर। मतलब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी बॉडी में, मतलब वेरी लीथल सिचुएशन टू आवर बॉडी, उस टाइम पे होता है ये एसओएस रिपेयर एक्टिवेट। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिपेयर कैन ओनली इंप्रूव द सर्वाइवल रेट एंड मेंटेन द सेल्स इंटीग्रिटी। मतलब हम इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते, हम फॉर द मीन टाइम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी की सेल की इंटीग्रिटी बचा सकते हैं। उस पॉइंट पे हम इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, रादर उसको रीसिंथेसाइज करना। एट द प्रेजेंट हम क्या करेंगे, उसकी इंटीग्रिटी को सेव कर लेंगे। नाउ दिस डीएनए रिपेयर इज ऑल्सो नोन एज एरर प्रोन रिपेयर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज हड़बड़ाहट में करते हैं, जब भी हम कोई जल्दीबाजी में चीज करते हैं तो वो प्रिसाइज नहीं होती। प्रिसाइज चीजें टेक्स टाइम, जब भी कोई प्रिसीजन लाना होता है चीजों में तो इट टेक्स टाइम। लेकिन जब भी हड़बड़ाहट में और इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए तो उसमें एरर्स तो होंगे। तो सिमिलरली ये एसओएस रिपेयर क्या होता है, फौरन पहुंच जाता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए सेल की इंटीग्रिटी बचा देगा, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो जल्दी से विदाउट एरर हमारा डीएनए रिपेयर कर सके। ठीक है, नाउ रिपेयर सिंस मेनी मिस्टेक्स आर लेफ्ट आफ्टर एसओएस रिपेयर, इट इज इजियर फॉर द सेल टू म्यूटेट इवन आफ्टर एन एसओएस रिपेयर। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, बी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सी ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन, डी कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर भी कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड जहां डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जहां टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। चलो, द न्यू स्ट्रैंड विच इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूसली, बहुत ध्यान रखो ये टर्म्स का कि कॉन्टिन्यूसली, जहां पे भी कंटिन्यूस हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो यूजुअली 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। नाउ दिस स्ट्रैंड हैज ओनली 1 आरएनए प्राइमर एट 5 प्राइम एंड। यहां पे कैसा होगा? एक आरएनए प्राइमर होता है, वो भी कौन से? 5 प्राइम एंड पे। आरएनए प्राइमर का काम क्या है? आरएनए प्राइमर का काम है कि वापस से रिकॉग्नाइज करना हमारे एंड को और ओएच ग्रुप ऐड करना। जब एक ही बार में रेप्लिकेशन होगा तो एक ही प्राइमर की जरूरत है ना। जब हमारा रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रहा है तो सिर्फ 5 प्राइम पे प्राइमर की जरूरत है, सिर्फ 5 प्राइम पे प्राइमर की जरूरत है, क्योंकि एक बार में कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। तभी उनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक लग लग के रेप्लिकेशन हो रहा है। पहले एक रेप्लिकेशन, फिर वहां पे अनवांटेड चीजें हटाई, फिर आरएनए प्राइमर आया, फिर उसने 3' एंड पे ओएच ऐड करा, फिर हमने एरर्स हटाए, फिर 3' एंड पे हमारे प्राइमर आया। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर 2 से 3 बार आ गए, ठीक है, 2 से 3 बार आ गए, और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हुआ, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। तो दिस स्ट्रैंड्स हैव मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स। इज दैट क्लियर? हमारा लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है, तभी एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए हमें। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूस ऐसे स्टेप, पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो पहली बार आरएनए प्राइमर भी चाहिए, दूसरी बार भी आरएनए प्राइमर चाहिए, तीसरी बार भी आरएनए चाहिए प्राइमर। तो यहाँ पे 2 से 3 प्राइमर्स चाहिए, यहाँ पे एक ही प्राइमर चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन कैसा है? कॉन्टिन्यूस। तो याद रखो, लीडिंग स्ट्रैंड पे हमेशा कैसा रेप्लिकेशन होता है? कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। वेयरएज लैगिंग स्ट्रैंड पे कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होगा। और जहां पे भी कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है वहां पे एक ही जगह पे आरएनए प्राइमर आएगा, वो है 5 प्राइम एंड पे। जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस ऐसे मल्टीपल टाइम्स में रेप्लिकेशन हो रहा है वहां पे एक से ज्यादा टाइम पे आरएनए प्राइमर आएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये कंसेप्ट है हमारे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो बहुत आसान है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए से जीन, जीन से इनटू एमआरएनए। एंड ट्रांसलेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिले एमआरएनए में, उनको अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करा किसने? ट्रांसलेशन ने। वेरी इजी। चलो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? The process by which the genetic information from DNA is converted into mRNA. तो DNA से into mRNA is known as transcription. What it is known as? Transcription. तो transcription it is the process of conversion of DNA to mRNA. Very clear? चलो, this in transcription all types of cellular RNAs are synthesized such as messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. तो जो हमारी प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन में, वहाँ तीनों टाइप के हमारे सिंथेसिस होते हैं। कौन से? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब
ट्रांसलेशन पे आते हैं. The process by which mRNA is converted into proteins, it is known as translation. The process by which the genetic information is transferred from messenger RNA to polypeptide chain is called as translation. Now, in this form of codons, the mRNA carries the information for the sequence of amino acids. अभी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं? अमाइनो एसिड में. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड mRNA का स्ट्रैंड है, इसके पास इंफॉर्मेशन है किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए इनटू अमाइनो एसिड्स. वेरी गुड. क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए टू mRNA. ट्रांसलेशन क्या है? mRNA टू प्रोटीन. ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थर्ड पॉइंट पे, जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज वन प्रोसेस. इट इज लाइक जब भी कुछ वायरस होते हैं, इंस्टेड ऑफ डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? आरएनए. कैसा होता है? आरएनए. एंड वो क्या करते हैं? इस आरएनए को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू डीएनए. इंस्टेड वो आरएनए को कन्वर्ट करते हैं पहले डीएनए में, फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन. तो जो प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोटीन में होता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये कुछ वायरस में होता है. फॉर एन एग्जांपल रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस, ये कैसे हैं? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांसलेशन क्या है? देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन ट्रांसलेशन. पॉलीपेप्टाइड चेन क्या? पॉलीपेप्टाइड. अब आप मुझे ये बात बताओ, पॉलीपेप्टाइड, जब भी हम न्यूक्लियोटाइड क्या है? हमारे पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स. पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स जो कोडॉन्स में प्रेजेंट है, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं किससे? अमाइनो एसिड के लिए. अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, जब ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ट्रांसलेशन के एंड में किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोटीन्स में. तो प्रोटीन्स एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन प्रोटीन्स कैसी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड. तो कन्वर्जन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पेप्टाइड बॉन्ड इज व्हाट? इज ट्रांसलेशन ओनली. क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन थी उसके पास क्या थे? कोड्स थे टू कोड फॉर अमाइनो एसिड. अब ये अमाइनो एसिड जब फाइनली प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये प्रोटीन्स कैसे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से. गुड. चलो, ट्रांसक्रिप्शन इन मेनी वेज इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. कहीं लेवल तक ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन से सिमिलर है. नाउ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, अब हमारा जो ट्रांसलेशन है ये कैसी है? ये यूजुअली फर्स्ट स्टेप होती है इसकी चार्जिंग. फर्स्ट स्टेप होती है इसकी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. सेकेंड स्टेप क्या होती है बच्चों? इनिशिएशन. फिर क्या होगी? इलॉन्गेशन. फिर क्या होगी? इलॉन्गेशन. और लास्ट में क्या होगी? टर्मिनेशन. लास्ट में क्या होगी? टर्मिनेशन. जो इनिशिएशन स्टेप होती है उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए. ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए टू एमआरएनए. ये फाइनली एमआरएनए पे जाएगा और इलोंगेट होगी फिर हमारी प्रोटीन की चेन, एंड लास्ट में स्टॉप कोडॉन के आने से टर्मिनेट हो जाएगा. तो एंड में क्या मिलता है हमें? प्रोटीन सिंथेसिस. तो एंड में क्या मिला? प्रोटीन सिंथेसिस. तो इन शॉर्ट अगर मैं अपनी ट्रांसलेशन की स्टेप्स देखूं तो मैं लिख सकती हूं कुछ ए टी पी के फॉर्म में. ए क्या है? एक्टिवेशन, जिसको हम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कह सकते हैं. दूसरी स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए. तीसरी स्टेप क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड में क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस.
तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि ट्रांसलेशन की स्टेप्स क्या हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, एंड देन क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले होगा इनिशिएशन, फिर क्या होगा? इलोंगेशन, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? टर्मिनेशन, एंड देन क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस है ये क्या है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। क्लियर? ये क्या है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। क्लियर? चलो नाउ ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है, बहुत आसान है याद रखना। ट्रांजिशन ये छोटा सा है, तो इसमें क्या होगा? जब प्यूरीन एक प्यूरीन से ही कन्वर्ट हो या पायरिमिडीन एक पायरिमिडीन से ही चेंज हो, पायरिमिडीन एक पायरिमिडीन से ही चेंज हो। क्लियर स्टूडेंट्स? प्यूरीन क्या है हमारे? एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन्स क्या है हमारे? साइटोसिन, थाइमीन। तो क्या होगा? यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं क्या होगा कि अगर यहां आई विल एक्सप्लेन यू ट्रांजिशन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है प्यूरीन क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरीन है हमारे रेड से, प्यूरीन्स है हमारे रेड से। पायरिमिडीन्स में बना देती हूं वायलेट से। तो ये रहे मेरे साइटोसिन एंड थाइमीन। जब क्या होगा? एडेनिन ग्वानिन से चेंज हो जाए या ग्वानिन एडेनिन से चेंज हो जाए, ठीक है, या साइटोसिन थाइमीन से चेंज हो जाए या थाइमीन साइटोसिन से चेंज हो जाए। तो जब प्यूरीन से चेंज होता है एंड हमारे पायरिमिडीन से चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं आया, प्यूरीन ने प्यूरीन से चेंज करा, पायरिमिडीन ने पायरिमिडीन से चेंज करा, तो यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं आए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसवर्जन होता है उसमें क्या होगा? जो मेरा ट्रांसवर्जन होगा उसमें क्या होगा? ये जो मेरा एडेनिन है, प्यूरीन हमारे पायरिमिडीन से चेंज हो सकता है, पायरिमिडीन प्यूरीन से, प्यूरीन पायरिमिडीन से। तो जब यहाँ पे प्यूरीन पायरिमिडीन से एंड पायरिमिडीन प्यूरीन से चेंज हो जाए उसमें होगा ट्रांसवर्जन, और यहाँ पे मेजर चेंजेस आएंगे। तो जब प्यूरीन किससे चेंज हो जाएगा? पायरिमिडीन से। तो तब क्या होगा? जब प्यूरीन चेंज हो जाएगा पायरिमिडीन से तो उस पॉइंट पे होगा ट्रांसवर्जन। याद रखो, ट्रांसवर्स करना मतलब प्यूरीन को उठा के पायरिमिडीन से चेंज कर दिया, पायरिमिडीन को उठा के प्यूरीन से चेंज कर दिया। ट्रांजिशन में क्या होगा? प्यूरीन में खेलेगा, आपस में खेलेंगे, पायरिमिडीन से खेलेगा। यहाँ पे कुछ मेजर नहीं होगा, लेकिन ट्रांसवर्जन में मेजर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ट्रांजिशन म्यूटेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, आपस में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्यूरीन को एक और प्यूरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से कर दिया। तो यहाँ पे अपने अपने वालों के साथ ही खेलेंगे, परायों के साथ नहीं खेलेंगे, अपने अपने वालों के साथ। प्यूरीन आपस में खेलेंगे, पायरिमिडीन आपस में खेलेंगे। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे कुछ ही ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। द प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन और pyrimidine is replaced by another pyrimidine and it is known as transition। अब आ जाओ ट्रांसवर्जन पे। ट्रांसवर्जन पे क्या होगा? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन is also called as substitution mutation, but in this replacement of purine
बाय पायरिमिडीन, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे दूसरों के साथ चेंज करोगे, आप परायों के साथ चेंज करोगे, प्यूरीन को चेंज करोगे पायरिमिडीन से, पायरिमिडीन को चेंज करोगे प्यूरीन से। तो जब आप दूसरे और गैर लोगों के साथ चेंज करते हो तो उनको क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? द प्यूरीन बेस इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन बेस और पायरिमिडीन बेस इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन बेस। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्जन। क्लियर? चलो अब आते हैं कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। कोडॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो मेरे mRNA के टेम्पलेट पे हैं, जो मेरे mRNA के टेम्पलेट पे हैं। अब ये कोडॉन्स क्या होंगे? अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम मिथियोनिन लें तो इसका कोडॉन क्या होगा? AUG। इसका कोडॉन क्या होगा? AUG। लेकिन इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? एंटीकोडॉन होगा इसका UAC। तो कोडॉन्स से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाले क्या होते हैं? हमारे एंटीकोडॉन्स। क्लियर? नाउ द जेनेटिक कोड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट्स, ये तो हमें पता है, एंड एवरी ट्रिपलेट कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, ये भी हमें पता है। टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 64, आउट ऑफ विच 61 कोड्स फॉर प्रोटीन, एंड जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं? UG, AUA, A and UAG. Very good. ठीक है, the codon is always present in triplet. Now it has 64 codons. Now 61 codes for amino acid, and जो हमारे 3 है निकम्मे नालायक से स्टॉप कोडॉन्स, वो जब भी आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मिथ्योनिन का कोड है AUG तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके जो कोड बनेगा वो क्या होगा? मेरा एंटीकोडॉन। तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? UAC। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, एंड देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स, ये तो हम समझ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो एक MCQ क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज लीस्ट लाइकली। ये जो वर्ड्स है ना, लीस्ट, मोस्ट, इनको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि यही मिस्टेक्स कराते हैं। नाउ दे आर आस्किंग लीस्ट मतलब सबसे कम जो रेडिएशन कॉज करे। तो कौन से हैं इनमें से? गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज। तो स्टूडेंट्स आंसर है अल्फा रेज। अल्फा रेज सबसे कम रेडिएशन कॉज करते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग DNA रिपेयर मैकेनिज्म इज a pyrimidinic and a purinic AP साइट फॉर्म? ऑप्शन नंबर A एक्सिजन रिपेयर, B मिसमैच रिपेयर, C both of the above and D is none of the above. तो A pyrimidinic and A purinic AP साइट जहां फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सिजन रिपेयर। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी के साथ खत्म होता है हमारा NCERT सॉल्यूशंस, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, एंड जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं जाइए उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, एंड आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है तो आप जा सकते हैं www.magnetbrains.com। आपको ऐप डाउनलोड करनी है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स अगर आपको जाना है तो आपको बस क्लिक करना है वॉच नाउ पे, एंड देन आपके पास कंप्लीट वीडियो अवेलेबल होगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। हम मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के लिए फ्री एजुकेशन, CBSE, NTSC, II, JEE, नीट सारे लेवल की प्रिपरेशन अवेलेबल है। जस्ट
आपको बस जाना है हमारी वेबसाइट पे, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आपको अपने फ़ोन में चाहिए तो ऐप भी डाउनलोड करके आप सारा कंटेंट ले सकते हैं। एंड बहुत सारी नॉलेज है, जितना गेन कर सकते हो उतना कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स, ये मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे कोई कूपन कोड, कोई प्राइस मांगे, नहीं, यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।